आंतरिक प्रणाम। हमारी चारों तरफ की परिस्थितियाँ जिस प्रकार होती है, उसमें से कई बार लोग निराशा को ग्रहण करते हैं। कोई भी इस प्रकार की घटना जीवन में घट गई, जिसकी आशा न थी, जैसे कोई एक विद्यार्थी के जीवन के आधार पर देखे तो कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल हो गया, यानी फेल हो गया। होने के उपरांत कई बार कुछ लोग उलाहना भी देते हैं और वो विद्यार्थी भी मान लेते हैं कि मैं फेल हो गया। ये बात सही नहीं रही। लोग हंसी मजाक कर रहे हैं और पता नहीं आगे किस प्रकार हो, यानी आगे इसकी सुधार हो पाए या न हो पाए, आगे पास हो पाऊं या न हो पाऊं। कई बार दोस्तों में भी उसकी हंसी मजाक बनाई जाती है और विद्यार्थी जो है पहले से ही कुछ निराशा में रहने के कारण अन्य दूसरे की, यानी दूसरे की हंसी मजाक, दूसरे की उलाहना और स्वयं के मन की जो थोड़ी नकारात्मक प्रवृत्ति, ये सब मिलके मन में निराशा जड़ पकड़ने लगती है, यानी जड़ पकड़ती है कि शायद मेरे द्वारा नहीं हो पाए, आगे नहीं हो पाए तो फिर से लोग हंसी मजाक उड़ाए, बड़े बुजुर्ग नाराज हो, माता पिता दुखी हो, आदि आदि इस प्रकार की भावनाएं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में विद्यार्थी के लिए निराश ना होकर बल्कि अपनी त्रुटियां क्या रही, यानी अपनी तरफ से किस प्रकार त्रुटियां रही जिस कारण से हम सफल नहीं हो पाए, इसे ढूंढे और सुधारे। कम से कम सुधारने के लिए दिलो जान से लग जाए। किसी से कुछ मदद यानी सहायता सहयोग लेना हो तो ऐसा ले, चाहे मित्र हो, चाहे शिक्षक या शिक्षिका हो, या और किसी से भी जो उनको उचित लगे, और मन में एक दृढ़ संकल्प बना ले कि चाहे कुछ भी हो गया हो जिस कारण से मैं फेल नहीं, यानी पास नहीं हो पाया, फेल हो गया, पर आगे इस प्रकार नहीं होगी। त्रुटियां हम सुधार लेंगे और उसी के लिए कमर कसकर लागेंगे, यानी कमर कसकर जुट जाएंगे। और ये निर्णय बना ले, ऐसा संकल्प ले ले और संकल्प के अनुसार उनकी दिनचर्या भी वैसे ही चले कि पूरे दिन में इस समय से इस समय तक मुझे पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई में भी विषयों का विभाजन भी रहे कि इस समय से ये समय तक हम इस विषय को पढ़ेंगे, या जिस विषय में कमियां रही थी, कमजोरी रही थी, उन विषयों में विशेषकर बल दे। पढ़े हुए जो विषय है उसको लिखे
परीक्षा में जैसे प्रश्न पत्र प्राप्त होते हैं, उसी के आधार पर जैसे उत्तर लिखते हैं, ऐसे ही विद्यार्थी जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसकी जो प्रश्न है उसको लिखे और उस पाठ को याद करे, समझ के आधार पर, केवल रटने के आधार पर नहीं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और उसको लिखे, याद करने के उपरांत स्वयं उसे जांचे यानी चेक करे। जहां पर उत्तर लिखा हुआ है उसी के आधार पर चेक करे और देखे कहां तक सही रहा जवाब। कुछ गलती रही तो उसको फिर से सुधारे, फिर से उसी प्रक्रिया को दोहराएं, यानी लिखने की, जांच करने की। और जो विद्यार्थी है, जिन विद्यार्थियों में ये शिकायत है कि पढ़ते हैं पर याद कम हो पाता है, पर सच में ही पढ़ते हैं, पूरे दिन में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कम या ज़्यादा, उनके लिए एक विशेष बात पर ध्यान देनी चाहिए, यानी रहनी चाहिए। जब विद्यार्थी की चंड स्वर यानी बायां स्वर बाएं तरफ से उनकी अधिक श्वासों की गति रहे, यानी श्वासों की गति बाहर की तरफ निकलने की और अंदर की तरफ जाने की, दाहिने से नहीं, बाएं से, बाएं तरफ से अधिक श्वासों की गति रहे, बाहर की तरफ आने की और अंदर जाने की। यानी यदि ऐसा करके जांचे, इस प्रकार जांचे, श्वास, गहरी श्वास लेकर, इस प्रकार 1 से 2 बार या कुछ अधिक बार करने से ही समझ लेंगे कि दाहिने से अधिक श्वासें बह रही है या बाएं से। जब मालूम पड़े कि दाहिने से श्वास अधिक बह रही है, तब उस समय कुछ सामान्य विषयों का याद करें, सामान्य पाठों का याद करें। पर जिस पाठ को याद करने में अधिक समय लगता है, यानी मन को अधिक एकाग्र करना होता है, या कुछ जटिल विषय है सामान्य विषयों की अपेक्षा उस विद्यार्थी के लिए, तो उस विषय की अध्ययन उस समय करे जिस समय दाहिने के बदले में बायां स्वर अधिक चल रहा हो। बायां स्वर यानी बाएं तरफ के नासिका से, यानी नासा रंध्र से, बाएं तरफ की जो छेद है उसमें से अधिक श्वासों की गति महसूस हो, बाहर आने की और अंदर जाने की, दाहिने की अपेक्षा अधिक। उस समय उस पाठ को याद करने में, यानी समय का निर्धारित होनी चाहिए। यदि बाएं तरफ श्वास चले अधिक से अधिक, बाहर आना और अंदर जाना, ये जो श्वास चलना है दाहिने की अपेक्षा बाएं तरफ, और विद्यार्थी यदि वास्तव में दिल से या ईमानदारी से पाठ याद करना चाहे, तो दाहिने स्वर यानी दाहिने तरफ श्वास चलते वक्त जहां तक याद कर सकते उससे कई गुना अधिक याद इसमें, यानी बायां स्वर चलते वक्त पाठ याद करे तो सफलता अधिक प्राप्त होगी। क्योंकि बायां स्वर सूक्ष्म कार्य के लिए काफी अनुकूल है, कुछ विषय को याद रखने के लिए विशेष करके अनुकूल समय है। इस बायां स्वर को स्वरोदय योग शास्त्र के अनुसार कहे तो इसे चंड स्वर
या सामान्य रूप से कहे तो ईरा नाड़ी के नाम से कहा जाता है। ये रही तकनीक, उपाय। पर ये तकनीक उपाय उस विद्यार्थी के लिए लागू है जो विद्यार्थी वास्तव में अपनी गलतियों को सुधार कर सफलता की तरफ बढ़ने के लिए जुट गया है या जुट जाने के लिए तैयार है। आधे अधूरे मन से करने से नहीं होगा। ये तो मैंने स्वर की सहायता बताया, पर उस स्वर की सहायता को लेकर मन एकाग्र करके लगेंगे ढंग से, तभी जाके आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी। ये मार्मिक बात है। तो विद्यार्थी के अलावा किसी भी विषय में कोई व्यक्ति दुखी है तो उस दुख के विषय में बार बार सोचकर मन को और ज्यादा बोझिल न बनाए, और ज्यादा दुखी न बनाए, नकारात्मक न बनाए, दिल को न टूटने दे, बल्कि उस परिस्थिति में ऐसी राह ढूंढने की प्रयास करे जिससे वहीं से कोई दिशा मिल जाए सफलता की ओर, अपना लक्ष्य की तरफ। अन्यथा केवल रोते रहेंगे तो रोते ही रहेंगे। रोने के लिए जिंदगी नहीं, बल्कि जो अपने जीवन के विषय में जिस प्रकार निर्णय लिए है, पहली बात तो सत्संग के आधार पर समझ ले कि ये निर्णय कहां तक सही है। यदि ये बात समझ में आ गई, सत्संग या महाजनों के सानिध्य में रह के उनके परामर्श के अनुसार ये बात खरी उतर गई कि नहीं, ये निर्णय सही है, तब बस उसमें जुट जाए। किसी भी प्रकार के प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, उस जगह से राह निकलने के लिए यानी रास्ता निकालने के लिए सच्चे दिल से लग जाए। स्वयं से न हो पाए तो गुरुजनों की सहायता ले, महाजनों की सहायता ले, क्योंकि निराश होकर समय काटने के लिए यह जिंदगी नहीं। जिंदगी का मूल लक्ष्य है उस शुद्ध परम सत्य की साक्षात्कार, यानी शुद्ध आत्म स्वरूप में मन का ठहराव, बुद्धि का ठहराव, और उस ठहराव में ठहर कर यानी उसमें विश्राम पाते हुए जो जैसी परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में से किस प्रकार अपने व्यवहार को भी अधिक से अधिक संतुलित करते हुए जीवन को सुंदर ढंग से आगे बढ़ने दे पाए। ये दोनों की संतुलन होनी चाहिए। एक तरफ आंतरिक अनुभूति, दूसरी तरफ व्यवहार में भी समता। और यही वार्ता ऋषियों के द्वारा मानव समाज के लिए दी गई। आंतरिक प्रणाम।